So we are going to start with the session on company law. Today the revision is of Companies Act 2013 and it is applicable for May 2023. जितने भी मई 2023 से रेलिवेंट अमेंडमेंट है वो भी कवर्ड है सारे के सारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। हम लोग बहुत जल्दी रिवीजन करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 के लिए। ये जो एंटायर चैप्टर है दिस इज एप्लीकेबल इवन फॉर सीएमए स्टूडेंट एंड दिस इज एप्लीकेबल इवन फॉर सीए स्टूडेंट्स। बेसिकली फाउंडेशन का सिलेबस है और इसमें आप कंप्लीटली रिवाइज कर पाओगे जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है। प्रीवियसली आपका टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए तभी आप इस टॉपिक को रिवाइज कर पाओगे, तभी आपको ये वीडियो हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 में हमें क्या समझना है कि कितने सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। 470 सेक्शन एंड 7 शेड्यूल्स है। कितने सेक्शन है बच्चों? 470 सेक्शन एंड 7 शेड्यूल्स है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर टोटल 470 सेक्शन होते हैं एंड 7 शेड्यूल्स है। ये जो 470 सेक्शन है ना, ये सारे के सारे सेक्शन फाउंडेशन में एप्लीकेबल नहीं है और जो 7 शेड्यूल्स है उसमें से फर्स्ट शेड्यूल के बारे में मेंशन किया गया है। जो शेड्यूल 1 है उसके बारे में थोड़ा बहुत मेंशनड है, वो भी डिटेल में हमारा फाउंडेशन के अंदर कवर नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की। तो सबसे पहले बोला गया कि जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई है अंडर दिस एक्ट, जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर जैसे 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है या उससे पुराना जो कंपनी लॉ था उसके अंदर आपने कंपनी बनाई थी और अभी भी वो कंपनी चल रही है, तो आज के दिन में उस कंपनी के ऊपर रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से लगेंगे? कंपनीज एक्ट 2013 के लगेंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी? इंश्योरेंस कंपनीज, फिर बैंकिंग कंपनीज एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। बोलते हैं कि इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, पर सबसे पहले से सिंस इनका खुद का एक्ट है, जैसे बैंकिंग एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, तो पहले इनको अपना प्रोविजंस फॉलो करना है। इन केस इनके एक्ट के अंदर कुछ मेंशन्ड नहीं है, इन केस इनके एक्ट के अंदर कुछ रेलिवेंट मेंशन्ड नहीं है पोर्शन, तो फिर उसके लिए अपने को कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। इसके अलावा बोला गया, इसके अलावा बच्चों क्या बोला गया कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है और बैंकिंग एक्ट 1949 है, अगर इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो बैंकिंग कंपनी कौन सा लॉ फॉलो करेगी? तो बोला गया कि इनका एक्ट, जो बैंकिंग एक्ट है वो सुपरसीड करेगा कंपनी लॉ को। मींस अगर बैंकिंग एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन दिए हुए तो हमें बैंकिंग एक्ट पहले फॉलो करना है, कंपनी लॉ हम लोग फॉलो उस केस में नहीं करेंगे। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए कंपनी लॉ कब एप्लीकेबल होता है? जब उनके एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है। फिर बोला गया कि कोई भी स्पेशल एक्ट से अगर कोई कंपनी बनी है जैसे LIC, ICI, ICSI, उनके लिए भी कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? कंपनीज एक्ट 2013। मींस ICI को भी कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना है, ICI को भी कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना मैंडेटरी है। इसके अलावा बोला गया कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर आप बनाते हो, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर टाइम बीइंग के लिए आप बनाते हो तो उनको भी कौन सा एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013। अगर इफ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग एनी कंपनी, इफ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग एनी कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर आपने कोई बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट किया है फॉर द टाइम बीइंग, जैसे SEZ में मान लो आपने एक बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट किया है, उसके लिए आप एक एक्ट नहीं बना पा रहे, यू आर नॉट एबल टू मेक अ एक्ट, तो उसके लिए एग्जिस्टिंग कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? कंपनीज एक्ट 2013 उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि 6 लोगों के लिए कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। पहला, जो भी कंपनीज 2013 के अंदर बनी है या प्रीवियस लॉ के अंदर बनी है उसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। इसके अलावा इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, अगर उनके एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है तो हमें उसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना है। या कोई भी स्पेशल एक्ट के थ्रू कोई कंपनी बनी है जैसे LIC, ICI, ICSI, CMA इंस्टीट्यूट, उनको भी कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना है। या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो टाइम बीइंग के लिए बनती है उनके लिए उनका एक्ट नहीं बनाया गया, उनके लिए उनका लॉ नहीं बनाया गया, तो उनको भी कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना है। इसके अलावा मीनिंग एंड फीचर्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? मीनिंग्स एंड फीचर। मीनिंग एंड फीचर के अंदर कंपनी का डेफिनेशन बताया गया। पहले में बोला गया कि कंपनी एक इन आर्टिफिशियल, देखो आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इनटेंजिबल पर्सन है, मतलब कंपनी को आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, पर फिर भी कंपनी बुक्स ऑफ लॉ में तो एग्जिस्ट करती है। कंपनी को आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, पर कंपनी फिर भी बुक्स ऑफ लॉ में एग्जिस्ट करती है, बिकॉज कंपनी इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ, बिकॉज कंपनी इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड कंपनी को बंद करने का भी तरीका होता है बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो बोला गया कि कंपनी एक इनविजिबल, इनटेंजिबल पर्सन है जो बुक्स ऑफ लॉ में एग्जिस्ट करती है।
इसके अंदर वही सारे प्रॉपर्टीज है जो इसका मेकर डालना चाहता है, इसके अंदर वही सारे प्रॉपर्टीज है, वही सारे फीचर्स है जो इसका मेकर डालना चाहता है। मींस अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाओगे तो प्राइवेट टाइप का फीचर्स मिलेगा, पब्लिक बनाओगे तो पब्लिक टाइप का मिलेगा, गवर्नमेंट बनाओगे तो गवर्नमेंट टाइप का फीचर्स आपको मिलेगा। इसके अलावा प्रोफेसर हैनी का एक डेफिनेशन जो कि इसके फीचर्स के ऊपर बेस्ड है कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड पर्सन है। क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन है। विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील। तो इसके फीचर्स बताए गए कि कंपनी किसको बोलेंगे भैया, कंपनी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी हो, परपेचुअल सक्सेशन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, जिसके अंदर कॉमन सील हो, जिसके अंदर लाइबिलिटी हो, लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर 3 पॉइंट आते हैं, वो सारी चीजें कंपनी के अंदर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपनी। वैसे पर्सन को क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। ठीक है ना बच्चों? आगे सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी डिफाइंड है। कंपनी का मतलब क्या होता है? एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, उसको हम लोग क्या मानेंगे? कंपनीज। मैं कंपनी का मतलब यहाँ पे क्या है भैया, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, या फिर 1956 के अंदर रजिस्टर्ड थी, या फिर उससे पहले जो कंपनी लॉ एग्जिस्ट करते थे उसके अंदर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है तो उसको आज हम लोग क्या बोलेंगे? कंपनीज बोलेंगे। ठीक है ना बच्चों? आगे फिर देखो फीचर्स डिफाइंड है, अगर आपको दिख रहे हैं तो देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी एक यूनिक फीचर है जिसको बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन से जो इसको अलग करता है। कंपनी के अंदर एक फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी जो कि बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी को अलग करता है। किससे? सोल प्रोप्राइटरशिप से, पार्टनरशिप से, एचयूएफ से कंपनी को अलग करता है। क्यों अलग करता है? बिकॉज इट इज अ यूनिक फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी जो कि ये बोलता है कि कंपनी और मेंबर्स दोनों अलग अलग है। कंपनी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके लिए मेंबर्स लायबल नहीं है, कंपनी का एक्ट के लिए मेंबर्स लायबल नहीं माने जाएंगे। कंपनी के पास कुछ स्पेशल पावर्स है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना, प्रॉपर्टी खरीदना, बैंक अकाउंट अपने नाम पे ओपन कर लेना। एक सेकेंड, बैंक अकाउंट अपने नाम पे ओपन कर लेना। फिर इसके बाद अगर लोन लेना है तो लोन ले सकती है कंपनी, आपको सू कर सकती है, आप कंपनी को सू कर सकते हो। तो बोला जा रहा है ये सारे फीचर्स है कंपनी के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोला गया? सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके अलावा बताया गया कि कंपनी, जो भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं उनसे कंपनी अलग होती है। जो सब्सक्राइबर थे जिन्होंने कंपनी को बनाया है, एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए उसके बाद सब्सक्राइबर और मेंबर दोनों अलग अलग माने जाएंगे। फिर बोला गया कि आउटसाइडर ऑफ द कंपनी कैन ऑलवेज सू द कंपनी फॉर द डेप्थ ऑफ द कंपनी। आउटसाइडर कैन ऑलवेज सू द कंपनी फॉर द डेप्थ ऑफ द कंपनी, बट द मेंबर्स कैन नॉट सू द कंपनी, बिकॉज मेंबर्स को इंटरनल पोजीशन ऑफ द कंपनी हमेशा पता रहता है कि इंटरनल सिचुएशन कैसा है, वो पता होता है कि मेंबर्स इंटरनली कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनको पता होता है। इसलिए मेंबर्स के पास राइट नहीं होता है कि वो सू कर सकते हैं। पर हाँ, हालांकि कुछ केसेस में कर सकते हैं, जैसे आप डिविडेंड ना दो मेंबर्स को तो मेंबर्स सू करेंगे आपको, और मेंबर्स को आपने वोटिंग राइट नहीं दिया तो मेंबर्स आपको सू करेंगे। फिर इसके अलावा बोला गया कि कोई भी मेंबर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एज इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ मैकॉरो वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्या बोला गया? कोई भी मेंबर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है कंपनी के प्रॉपर्टी के अंदर एज इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ मैकॉरो वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ? ये बताया गया कि मेंबर के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है और मेंबर ने अगर उसके ऊपर इंश्योरेंस करा के रखा है, और वंस द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द कंपनी, वंस द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द कंपनी, तो बोला गया कि ये दोनों अलग अलग मैटर है। बोलते हैं कि मेंबर ने अपनी प्रॉपर्टी सिंस कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दी तो अब कंपनी को इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, मेंबर के नाम से अगर प्रीवियस इंश्योरेंस थी तो वो काम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हुआ? मैकोरा बोल के एक बंदा था, उसने नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को टिम्बर सप्लाई किया था, और वो टिम्बर किसके नाम पे था? मैकोरा के नाम पे था। और मैकोरा ने क्या किया था? उस पे इंश्योरेंस भी करके रखा था। वंस द टिम्बर वाज सप्लाइड टू नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो क्या हुआ भैया? टिम्बर कंपनी के गोडाउन में पड़ा था, टिम्बर में रात को आग लग गई, अब टिम्बर जल गया। नाउ द कंपनी वांट्स टू क्लेम इंश्योरेंस, एज वो टिम्बर किसका था? मेंबर का था, और मेंबर के नाम पे ऑलरेडी इंश्योरेंस है, तो क्या यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है? बोलता ना, नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? मेंबर और कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, और मेंबर ने अगर कोई चीज कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दी है तो अब कंपनी की ड्यूटी बनती है उस पर इंश्योरेंस क्लेम करवाने की। मेंबर का कोई उसके अंदर इंटरेस्ट या राइट नहीं है, उस प्रॉपर्टी के अंदर मेंबर का कोई भी इंटरेस्ट या राइट नहीं है, वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे। तो इंश्योरेंस भी किसको कराना पड़ेगा? कंपनी को कराना पड़ेगा। आगे फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परपेचुअल सक्सेशन।
परपेचुअल सक्सेशन अपने को ये सर बताता है कि भैया कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है ना वो मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं भैया करता। सिंस कंपनी एक लॉ के प्रोसेस से बनी हुई है तो कंपनी को बंद भी सिर्फ लॉ के प्रोसेस से ही किया जा सकता है। चाहे मेंबर्स सारे के सारे क्यों ना मर जाए, उसके लीगल हायर्स क्या बन जाएंगे, नए मेंबर्स बन जाएंगे और कंपनी कंटिन्यू होती रहेगी। आगे लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर हम लोग 3 पॉइंट पढ़ते हैं, मैं यहीं से लिमिटेड भैया लाइबिलिटी को कवर कर रहा हूँ। आगे जाके ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी है, वहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी को 3 तरह से डिवाइड किया गया। पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, आगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, थर्ड इज अनलिमिटेड कंपनी। तो जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहाँ पे क्या लिखा गया, बोलते हैं कि अगर कोई भी मेंबर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी का मेंबर बनते हैं तो वो जितना भी शेयर सब्सक्राइब करेंगे मैक्सिमम लायबिलिटी उतनी ही देनी पड़ेगी। अगर एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर आपने फुल्ली पेड अप शेयर्स खरीदे थे तो आपकी फ्यूचर में कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। अगर आपने पार्टली पेड अप शेयर्स खरीदे थे तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, जैसे मान लो पार्टली पेड अप शेयर्स 10 रुपए के थे, आपने 5 रुपए आज के दिन में दिए, तो कितना बाकी है, 5 रुपया देना बाकी है। तो ये 5 रुपए कंपनी आपसे कब मांग सकती है, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कंपनी का लाइफ टाइम, आपका नहीं, कंपनी अपने लाइफ टाइम के अंदर ये पैसे कभी भी आपसे मांग सकती है और मैक्सिमम उतना ही पैसा मांगेगी जितना अनपेड है। क्लियर है ना बच्चों। नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी के अंदर दो चीजें आती है बच्चों, एक कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी ओनली, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी क्या होती है भैया, जहां पे आप मेंबर बनते हो ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी अंडरटेकन। मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको शेयर सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। एक गारंटी कंपनी है जिसके अंदर शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो आपको शेयर कैपिटल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ गारंटी ही लेनी पड़ेगी। तो बोला जा रहा है कि ये गारंटी अमाउंट मैं कब दूंगा, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी जब बंद होने के कगार में रहेगी, कंपनी को लॉसेज हो गए और कंपनी को बंद करने की जरूरत पड़ी, तब भी आपको गारंटी अमाउंट देनी पड़ेगी। गारंटी अमाउंट हर एक मेंबर की अलग अलग हो सकती है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि गारंटी अमाउंट सारे मेंबर्स की सेम होगी, गारंटी अमाउंट अलग अलग हो सकती है। अगर मान लो आप एक कंपनी का मेंबर हो जो गारंटी कंपनी भी है एंड उसके अंदर शेयर कैपिटल भी है, तो इसकी लायबिलिटी दो तरह से डिटरमाइन होती है। गारंटी कंपनी की लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगी, जो भी आपने गारंटी अमाउंट लिया है वो कंपनी आपसे मांगेगी ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होने के कगार में है, बंद होने के प्रोसेस में है और कंपनी को लॉसेस सस्टेन हुआ है, तो ही वो पैसा मांगा जाएगा। और गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल अगर आप हो तो बोला जा रहा है कि कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स वाले भी फीचर्स इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब जो आपने शेयर्स खरीदे हैं उसके पैसे कंपनी कब तक मांग सकती है, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अगर अनपेड है तो ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, पेड है तो इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल पैसा नहीं मांगा जा सकता है। पर अगर अनपेड है शेयर्स के पैसे तो वो ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम मांगे जाएंगे और गारंटी का पैसा ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। थर्ड इज अनलिमिटेड कंपनी। तो बोला जा रहा है अनलिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कहने का मतलब अगर कंपनी को कल को लॉसेज होता है तो कंपनी आपसे कितना भी पैसा मांग सकती है, जितना लॉसेज होगा उतना पैसा हर एक मेंबर जितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं उसके बेसिस पे कंट्रीब्यूशन निकाला जाएगा। हर एक मेंबर का क्या निकाला जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकाला जाएगा बच्चों। मान लो 5 मेंबर है, मैंने 10 शेयर खरीदे और सबने बाकी सबने 5-5 शेयर खरीदे, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका आएगा, मेरा। सबसे ज्यादा लायबिलिटी किसकी आएगी, मेरी, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। मतलब अनलिमिटेड कंपनी भी अपने मेंबर से पैसा बीच बीच में नहीं मंगा सकती है कि 1 लाख का नुकसान हुआ 5,000 दे दे, 2,000 दे दे, नहीं हो चलेगा। बोलते हैं कि अगर कंपनी लिक्विडेट होगी, कंपनी बंद होगी, एसेट्स को बेचा जाएगा, लाइबिलिटी को चुकाया जाएगा, उस समय ही मेंबर से कंट्रीब्यूशन मांगा जा सकता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। क्लियर है क्या बच्चों। अब बच्चों जब हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ते हैं ना तो कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है, उसको हम लोग क्लियर करते हैं आज। भैया अनलिमिटेड कंपनी ये बोलती है कि कंपनी की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड है, मेंबर्स की लाइबिलिटी डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइप की कंपनी बना रहे हो। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स बना रहे हो तो लिमिटेड लाइबिलिटी, गारंटी कंपनी बना रहे हो तो भी लिमिटेड लाइबिलिटी। सिंस आपको गारंटी अमाउंट पता है इसलिए आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अनलिमिटेड कंपनी बना रहे हो तो सिंस हम लोग को अंदाजा ही नहीं है कि कितना लॉसेस हो सकता है, तो इसलिए हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। पर इन ईच एंड एवरी केस अगर कंपनी बनी है तो कंपनी की लाइबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड, कंपनी की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या बोला गया भैया, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है बिकॉज कंपनी नेचुरल बर्थ से नहीं बनती है।
कंपनी एक लॉ का प्रोसेस से बनती है एंड इसके पास एक लीगल राइट्स होते हैं, इसके पास कुछ लीगल राइट्स होते हैं, तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोला गया। बोला कि कंपनी हमेशा प्रॉपर्टी खरीद सकती है अपने नाम पे, बैंक अकाउंट खुला सकती है, लोन ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, तो इसीलिए ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। मेंबर्स के अगेंस्ट में ये केस फाइल कर सकते हैं, मेंबर्स इसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसके अलावा बोला गया कि कंपनी के पास कुछ हक नहीं होते बच्चों। क्या हक नहीं होते? जो आपके पास हक है, आप शादी कर सकते हो, आप कल को कुछ गुनाह करोगे तो आपको जेल हो सकती है, आप कुछ अगर गलत करते हो तो आपको कोर्ट में पेश किया जा सकता है, यू कैन बी समन टू टेक एन ओथ। पर बोला कि कंपनी के साथ हम लोग ये सारा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज कंपनी इज इनविजिबल इंटेंजिबल, कंपनी इज इनविजिबल इंटेंजिबल, सो इट कैनॉट बी पुट बिहाइंड द बार्स, इट कैनॉट बी पुट बिहाइंड द बार्स। बच्चों आगे, कंपनी एक ह्यूमन एजेंसी के थ्रू ऑपरेट करती है, नोन एज डायरेक्टर। सिंस कंपनी का खुद का कोई दिमाग नहीं है, इसीलिए तो इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जा रहा है। कंपनी ऑपरेट्स थ्रू ह्यूमन एजेंसी, मींस ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो डायरेक्टर्स के हेल्प से ऑपरेट होती है, जो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। आगे, इसीलिए कंपनी को क्या बोला गया, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। द लास्ट फीचर इज कॉमन सील। कॉमन सील मतलब क्या होता है? कॉमन सील मतलब एक स्टैम्प टाइप का चीज होता है। एक सेकंड बच्चों, एक क्वेश्चन है शायद। हाँ चांदनी, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो। चांदनी का क्वेश्चन था, भैया क्या एलएलपी का पार्टनर और मेंबर का क्या डिफरेंस है? तो हम लोग पढ़ेंगे, सीन्स अभी हम लोग कंपनीज एक्ट के अंदर है, तो हम लोग इस टॉपिक को बाद में कवर कर रहे हैं, ठीक है ना चांदनी। कॉमन सील, कॉमन सील में क्या बोला गया? कॉमन सील मतलब एक ठप्पा। बोलते हैं कि जो भी कंपनीज के पास कॉमन सील है तो उसको हर एक डॉक्यूमेंट में कॉमन सील को एफेक्स करना जरूरी है। और जिस कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, सिंस कंपनीज एक्ट 2013 जब इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो इसके अंदर कॉमन सील मैंडेटरी था। पर कंपनीज एक्ट 2015 के अंदर अमेंडमेंट लाई गई और उसके तहत पे कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया। मींस अब जो कंपनीज बन रही है नई वाली, वो कॉमन सील ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है। अगर लेगी तो हर एक डॉक्यूमेंट में एफिक्स करना पड़ेगा, अगर नहीं लेती है तो दो डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस, जिस कंपनी में सीएस है उसका साइन मैंडेटरी हो जाएगा। आगे, कॉर्पोरेट विल थ्योरी। कॉर्पोरेट विल थ्योरी क्या कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, बोलता है कि कंपनी और मेंबर्स दोनों अलग अलग है, और कंपनी अगर लॉ को कॉन्ट्रावीन करती है, कंपनी अगर कानून को कॉन्ट्रावीन करती है, कंपनी अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को कॉन्ट्रावीन करती है, तो उसके लिए मेंबर्स जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे। कंपनी अगर डे टू डे कोई एरर करती है तो उसके लिए मेंबर्स लायबल नहीं माने जाएंगे। solely responsibility of compliance of law is of the company, not of the members। जो लॉ का कंप्लायंस है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कंपनी का है, मेंबर्स का नहीं है। सिंस कंपनी और मेंबर्स दोनों क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कॉर्पोरेट बिल एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है? कॉर्पोरेट बिल एग्जिस्ट करता है, जो कि अपने को ये बोलता है कि अगर कंपनी लॉ को कॉन्ट्रावीन करती है, नियम कानून को कॉन्ट्रावीन करती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कंपनी को उसका कंप्लायंस करना है ना, मेंबर को उसका कंप्लायंस नहीं करना है। उसका कंप्लायंस करना था कंपनी को, क्योंकि मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग थे। यहाँ पे मेंबर्स को एक तरह से लाइबिलिटी से प्रोटेक्ट किया जाता है। कंपनी अगर कल को कुछ गड़बड़ करती है और हम लोग रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो हर बात पे क्या होगा भैया, हमें पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि अगर कंपनी को कुछ नियम कानून फॉलो करने थे, तो उस नियम कानून को फॉलो करने की किसकी जिम्मेदारी है? सोनली कंपनी की जिम्मेदारी है, उसके लिए मेंबर्स लायबल नहीं माने जाएंगे। आगे, यहाँ पे केस हुआ था सेलोमन एंड सेलोमन कंपनी लिमिटेड में, जहां पे कॉर्पोरेट विल थ्योरी को एस्टैब्लिश किया गया। मतलब ये माना गया कि कॉर्पोरेट विल एग्जिस्ट करती है बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स। मतलब कॉर्पोरेट विल एक तरह का पर्दा है। कॉर्पोरेट विल क्या है? एक तरह का पर्दा है जो कंपनी और मेंबर्स को अलग अलग करता है। तो यहाँ पे केस के अंदर क्या हुआ था बच्चों, सेलोमन एक बंदा है जो शू का काम करता था, उसके 4 बेटे, एक बेटी एक वाइफ, मतलब उसको मिला के 7 मेंबर थे पूरी घर पे। अब उसका जो बड़ा बेटा था ना, वो भी शू का, वो उसको बिजनेस करना था इनफैक्ट। तो फिर बोला पापा को कि पापा मैं आपका शू का काम में नहीं आना चाहता हूँ, आप जो अपना दुकान करते हो मेरे को दुकान के अंदर काम नहीं करना है, आई वॉन्ट टू डू अ बिजनेस विच इज सेपरेट फ्रॉम योर शॉप। तो सेलोमन ने बोला कि चलो एक काम करते, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते। तो उन्होंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की, कंपनी का नाम क्या रखा? सेलोमन एंड सेलोमन कंपनी लिमिटेड। अब ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की ना, इसके अंदर शेयर कैपिटल चाहिए था, तो सबको पैसे डालने पड़ेंगे। तो सेलोमन ने मेजोरिटी शेयर्स खरीदे, और बाकी जितने भी बेटा बेटी लोग था उसको मिनिमम 1-2 शेयर्स पकड़ा दिए, और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। अब कंपनी के पास पैसा है और कंपनी भी लीगली इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अब कंपनी को बिजनेस की दरकार है, तो उन्होंने क्या किया, सेलोमन एंड सेलोमन कंपनी लिमिटेड ने सेलोमन का ही बिजनेस को खरीद लिया, मतलब जो शू मेकिंग का बिजनेस था उसको खरीद लिया और सेलोमन को चेक पकड़ा दिया।
अब कंपनी के पास बिजनेस भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। अब ये दोनों ने बिजनेस चालू कर दिया। बिजनेस चालू करने के बाद कुछ टाइम के बाद कुछ लॉसेस हुए, तो इनको और पैसे की दरकार पड़ी। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग डिबेंचर इशू करेंगे। तो डिबेंचर का बाजार में कोई खरीदार नहीं मिला, तो सेलमन ने क्या बोला, ये डिबेंचर भी मैं खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये डिबेंचर क्या होने चाहिए, सिक्योर्ड होने चाहिए। तो उसने पैसे दिए कंपनी को और डिबेंचर खरीद लिए और सिक्योर्ड खरीदे। कौन से डिबेंचर खरीदे, सिक्योर्ड डिबेंचर खरीदे। आगे अब कंपनी को लॉसेस हुए और इतना ज्यादा लॉस हुआ कंपनी को कि कंपनी को बंद करने का नौबत आ गया। अब जो क्रेडिटर्स है ना, वो उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। क्यों केस फाइल किया बच्चों, सुनना। क्रेडिटर्स बोले कि भैया सबसे पहले बाजार का पैसा कंपनी देगी, सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर का पैसा कंपनी नहीं देगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि भैया कॉर्पोरेट विल एग्जिस्ट करता है, कंपनी और मेंबर्स दोनों अलग अलग है, और कंपनी ने कुछ ऐसा नहीं किया यहाँ पे, या मेंबर्स ने कुछ ऐसा नहीं किया जो कि फ्रॉड हो लोगों के साथ। ये एक जेन्युइन लॉस है जो कंपनी को हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट विल को एस्टैब्लिश किया गया। क्लियर है क्या बच्चों? नेक्स्ट हम लोग ये रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वी आर डूइंग द रिवीजन। सो हम लोग डिटेल में कोई भी टॉपिक को कवर नहीं करें, हम लोग उतना ही कवर करें जितना आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब क्या होता है, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। मतलब जो पर्दा एग्जिस्ट करता था कंपनी और मेंबर्स के बीच में, उस पर्दे को उठाना। जो भी कंपनी और मेंबर्स के बीच में पर्दा था, उस पर्दे को उठाना का मतलब क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। और कंपनी और मेंबर्स के बीच में जो पर्दा है, अगर हम लोग उसको उठाते हैं तो उसको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल बोला जाता है। ये पर्दा कब उठाया जाता है, जब हमें ये पता करना हो कि कंपनी के पीछे असली गुनहगार कौन है, कंपनी के पीछे किसका कारनामा है, जिसने ये कांड किया है। जो कंपनी के अंदर कांड हुआ है ना पूरा का पूरा, उसने उसको किसने किया, कंपनी ने किया या मेंबर ने किया। अगर हमें शक है कि मेंबर्स ने किया है और हमारे पास सबूत है कि हाँ भैया ये काम मेंबर्स ने किया है, तब हम लोग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करेंगे और उस पर्दे को उठाया जाएगा और कंपनी और मेंबर को एक माना जाएगा। कंपनी और मेंबर को हम लोग क्या मानेंगे, एक मानेंगे। ठीक है बच्चों, पहला केस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के अंदर। पहला केस है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी टू फाइंड आउट वेदर कंपनी इज योर एनिमी और फ्रेंड। कंपनी क्या आपकी एनिमी या दोस्त है। तो यहाँ पे आपका केस, लीडिंग केस लॉ है डेलिमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे क्या बोला गया, भैया कंपनी एक नेचुरल पर्सन है, तो कंपनी का खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, कंपनी हैज नो सेंस देखा जाए तो इट कैनॉट बी योर एनिमी और फ्रेंड, इट कैनॉट बी योर एनिमी और फ्रेंड। हाउएवर कंपनी है ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकती है एनिमी का, फीचर्स ले सकती है एनिमी का, डिपेंडिंग की कंपनी को जो ऑपरेट करे उनका इरादा क्या था, कंपनी को जो चला रहे उनका इरादा क्या था। तो बोला गया कि टू एग्जामिन कि कंपनी एनिमी है या फ्रेंड है, तो लीडिंग केस लॉ में क्या हुआ था वो हम लोग बात करते हैं। मान लो अपनी एक इंडियन कंपनी है और हमारा नेबरिंग कंट्री कौन है, पाकिस्तान है। तो अगर मान ली इंडियन और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा है, उसके बाद अगर पाकिस्तान की कोई कंपनी इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है और वो सारा का सारा प्रॉफिट्स पाकिस्तान को बेचती है और पाकिस्तान उसी प्रॉफिट से इंडिया के ऊपर टेररिज्म करता है, तो उस टाइम पे पाकिस्तान की कंपनी को क्या माना जाएगा, एनिमी कंपनी माना जाएगा और उसका ऑपरेशंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर। क्यों? बिकॉज वो इंडिया का पैसा से ही इंडिया को हार्म कर रहा है। तो उस समय पाकिस्तान की जो कंपनी इंडिया के अंदर बेस्ड है उसको क्या माना जाएगा, एनिमी कंट्री, एनिमी कंपनी, सॉरी। क्लियर है क्या बच्चों? आगे, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस। बोला जा रहा है कि अगर आपने कोई भी ऐसी कंपनी बनाई है जिसका मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ये था कि वो टैक्स को चोरी करना चाहती है, टैक्स को एविएट करना चाहती है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो बोला जा रहा है कि अगर आपका सोल ऑब्जेक्टिव था, एज इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ डिनशॉ मकानजी पेटिट, एज इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ डिनशॉ मकानजी पेटिट, कि अगर आपका सोल ऑब्जेक्टिव है इज टू अवॉइड द टैक्सेशन सिस्टम, की लूपहोल खोज के टैक्स को चोरी किया जाए, पूरा का पूरा फंड्स को इधर उधर किया जाए, पूरा का पूरा फंड्स को इधर उधर किया जाए, सोनली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स एविएशन, सोनली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स एविएशन। क्या बोला गया, अगर आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जो भी मतलब फंड्स को हेरा फेरी करो, इसीलिए हेरा फेरी करो सो दैट यू कैन अवॉइड टैक्सेशन, तो उस समय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जाएगा एंड आपको या आपकी जितनी भी कंपनीज आपने खोला है सबको एक माना जाएगा। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल अगर हम लोग करेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम को एक माना जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, डिनशॉ मकानजी पेटिट एक कंपनी चलाता था,
और उसमें उसको काफी सारा टैक्सेस देना पड़ता था। अब उसको चिंता क्या थी कि उसको हर साल टैक्स देना पड़ा, तो वो टैक्स को एविएट करना चाहता था। उसलिए उसने क्या की, 4-5 सब्सिडरी खोली और अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया। मतलब कंपनी ए में कुछ पैसे लगा दिए, कंपनी बी में कुछ लगा दिया, कंपनी सी में कुछ लगा दिया, कंपनी डी में कुछ लगा दिया। अब जब उसने टैक्स एविएशन के लिए क्या किया, अलग अलग कंपनीज खोली और अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की। अब जब उसने अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की ना, तो उसने दिखाया कि उसने ये सारे कंपनीज को लोन दिया है। क्या दिया है? लोन दिया है। एंड जो भी कंपनी से इनकम आती थी वो दिखाता था कि वो लोन रिपे कर रहा है। क्या कर रहा है? लोन रिपे कर रहा है। तो इस तरह से उसका कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। कंपनी जो मेन कंपनी थी उसके अंदर कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ने लोन दिया था और जो भी प्रॉफिट सारे सामने वाली कंपनीज कमा रही थी वो एज लोन रिपेमेंट दिखा रही थी। तो बोला गया कि भैया ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप जब भी किसी को लोन देते हो तो बदले में आप इंटरेस्ट लोगे। अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो उसके बदले में सिक्योरिटी लोगे। किसी को भी लोन दोगे तो उसका बिजनेस या कुछ तो देखोगे ना, या फ्री पॉकेट में लोन दे दोगे। तो बोला जा रहा है ये पूरा का पूरा जाल किस लिए बिछाया गया? टू एविएट टैक्सेशन, सो दैट कोई भी कंपनी को टैक्स ना देना पड़े। सामने वाली कंपनी को टैक्स क्यों नहीं देना पड़ा था? बिकॉज वो दिखा रही थी भैया हमने तो पैसा लोन से लिया है, तो हम लोग पहले लोन चुका रहे, हमारी कुछ इनकम तो हो ही नहीं रही, हम लोग लोन चुका रहे। और मैं क्या बोल रहा हूँ, भैया मैंने कंपनी इन सबको लोन दिया है, तो ये लोग जो भी कमा रहे हैं उससे मेरे को लोन रिपे कर रहे हैं, तो मैं कुछ कमा तो नहीं रहा हूं, मैंने पैसे उधार पे दिए, मेरे को पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग टैक्स चोरी कर रहे थे। तो यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल माना गया और सारी कंपनी का इनकम को क्लब कर दिया गया एंड उस पर बोला गया कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। आगे, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा जो केस है ना, ये वाला केस है बच्चों। The workmen employed in Associated Rubber Industries Limited भावनगर वर्सेस एरियल भावनगर एंड अदर। देखो हम लोग इसको एरियल बोलते हैं, ARIL। मतलब पहला क्या है, केस लॉ का नाम कैसे याद करना है? वर्कमैन एम्प्लॉयड एरियल भावनगर वर्सेस एरियल भावनगर। कैसे बोलेंगे? वर्कमैन एम्प्लॉयड एरियल भावनगर वर्सेस एरियल भावनगर। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बोला जा रहा है कि अगर कोई भी कंपनी अपना अगर लीगल ऑब्लिगेशन को रिड्यूस करना चाहती है या लीगल ऑब्लिगेशन जैसे ग्रेजुटी देना, बोनस देना, ठीक है, अगर इसको कम करना चाहती है और गलत तरीके से कम करना चाहती है तो वो सही नहीं, वो सही नहीं है। मींस कंपनी इज बाउंड टू पे लीगल ऑब्लिगेशन जो भी गवर्नमेंट ने इंपोज किया। जैसे मान ले कि अगर मेरे पर बोनस एप्लीकेबल है तो हर साल मेरे को मेरे वर्कमैन को बोनस देना चाहिए। अगर मैं बोनस की चोरी करना चाहता हूं तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जा सकता है। तो यहाँ पे एरियल भावनगर ने वही काम किया। एरियल भावनगर ने वर्कमैन का बोनस देने से उन्होंने कुछ किया। क्या किया हम लोग डिस्कस करते हैं। मींस एरियल कंपनी ने क्या किया, एरियल कंपनी के पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, जिससे कि वो एक ह्यूज इनकम कमा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि भैया हमारी जो ये कंपनी है इसमें हमारे ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल होता है। मींस बंदों को हमें बोनस देना मैंडेटरी है। तो अगर हम लोग को बोनस अवॉइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो बोला गया कि अगर आपको बोनस अवॉइड करना है तो आपकी ऐसी कंपनी होनी चाहिए जहां पे वर्कमैन ना हो। तो उन्होंने क्या किया, एक सब्सिडरी कंपनी खोली और जितना पैसा था इस कंपनी के अंदर उन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया अपने सब्सिडरी कंपनी के अंदर। अब सब्सिडरी कंपनी के अंदर मेन इनकम आ रही थी, कंपनी ए के अंदर उतनी इनकम आ रही थी जिससे खर्चा चल रहा था। तो कंपनी ए के अंदर इनकम ही नहीं बची तो टैक्स देने की जरूरत नहीं, इनकम ही नहीं बची तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और सब्सिडरी बी कंपनी के अंदर जो भी इनकम आ रही थी उसके अंदर वर्कमैन नहीं थे, तो वहां पे बोनस उनको देना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे वर्कमैन ने केस फाइल कर दिया कंपनी के अगेंस्ट में कि उनको हर साल बोनस मिलता था, इस साल बोनस नहीं मिल रहा है। तो ये केस जब कोर्ट में गया ना तो कोर्ट ने बोला कि भैया आपका ऑब्जेक्टिव क्या था इस इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करना इन कंपनी बी, सोनली बिकॉज आप वर्कमैन बोनस नहीं देना चाहते थे। कंपनी बी का तो कोई बिजनेस नहीं है, आपने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इसीलिए ट्रांसफर कर दिया सो दैट यू डोंट हैव टू पे बोनस टू योर वर्कमैन। तो यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया गया एंड दोनों कंपनी को एक माना गया। थर्ड, कंपनीज फॉर्म्ड फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एजेंट। कितनी बार क्या करते हैं ना, हम लोग अपनी सब्सिडरी कंपनीज खोल लेते हैं, मतलब अपने नीचे और सारी कंपनीज खोल लेती है। यहाँ पे भी वही एक बंदे ने किया, मतलब एक बंदे ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था गवर्नमेंट को और वो लाइसेंस रिजेक्ट हो गया ऑन सर्टन ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, मान लो मैं ट्रक चला रहा हूँ तो मेरी ट्रक्स काफी पुरानी हो गई, तो इस बार भी मैं ट्रक गवर्नमेंट को भाड़े पे देना चाहता हूँ। तो इस बार गवर्नमेंट ने मेरा लाइसेंस को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि आपकी ट्रक बेकार है, खटारा है और इसमें हमारा रिपेयरिंग कॉस्ट ज्यादा लग जाता है, तो ये ट्रक का इस बार आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये ट्रक का मैं करूंगा क्या, 100-150 ट्रक पड़ी है, वो ट्रक का करूंगा क्या। तो मैंने क्या किया, अपनी सब्सिडरी कंपनी खोली
और सब्सिडरी कंपनी के नाम पे वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, तो बोला गया कि लाइसेंस हैज बीन रिजेक्टेड ऑन द सेम ग्राउंड, बिकॉज ट्रक तो आप वही दोगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया गया और दोनों कंपनी को एक माना गया एंड बोला गया लाइसेंस हैज बीन रिजेक्टेड ऑन द सेम ग्राउंड एज इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। आगे, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। क्या बोला गया, अगर आप कंपनी इसीलिए बनाते हो सो डेट कि आप ना लॉ के एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को किल कर पाओ, लॉ के एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को डिफीट कर पाओ, तो उस समय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जाएगा। यहाँ पे गिलफोर्ड मोटर्स वर्सेस मिस्टर हॉर्न का केस है। इस केस के अंदर क्या हुआ था बच्चों, गिलफोर्ड मोटर एक मोटर की कंपनी थी, गाड़ी की कंपनी थी, मिस्टर हॉर्न वहां पे एज अ मैनेजर एम्प्लॉय हुआ था। तो मिस्टर हॉर्न जब एम्प्लॉय हुआ ना, तो उसके सामने दो कंडीशन थी कि वो कस्टमर को सॉलिसिट नहीं कर सकता और कंपनी को चीटिंग नहीं कर सकता है। मिस्टर हॉर्न ने क्या किया, अपने अंडर एक सब्सिडरी कंपनी खोली और जो भी क्लाइंट आते थे ना गिलफोर्ड मोटर्स में, वो सारे क्लाइंट अपनी कंपनी में भेज देता था और उसकी कंपनी लोअर कोटेशन में वो गाड़ियां बेच दिया करती थी। तो गिलफोर्ड मोटर्स का टाइम के साथ प्रॉफिट कम होने लगा और गिलफोर्ड मोटर्स ने छानबीन करना चालू किया, तो पता चला उनका मैनेजर ही सारा का सारा कस्टमर बेस का जो भी इंफॉर्मेशन आता ना, वो लीकेज कर देता टू हिज ओन सब्सिडरी कंपनी। तो गिलफोर्ड मोटर्स ने मिस्टर हॉर्न के अगेंस्ट में केस किया कि आप हमारे कस्टमर को सॉलिसिट किया है, हमारी जो भी इनकम थी उसको आपने अपनी इनकम में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने माना कि जो गिलफोर्ड मोटर्स के अंडर मिस्टर हॉर्न है और उसके अंडर जो मिस्टर हॉर्न ने अपनी कंपनी बनाई है, वो सबको एक माना जाएगा और मिस्टर हॉर्न जितना भी पैसा कमा रहा है वो गिलफोर्ड मोटर्स का माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो लॉ का एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को डिफीट करना चाहता था। गिलफोर्ड मोटर्स का मिस्टर हॉर्न के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि आप कस्टमर को सॉलिसिट नहीं कर सकते, तो मिस्टर हॉर्न ने अपने आप कस्टमर को सॉलिसिट नहीं किया, उसने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई और वो कस्टमर को सॉलिसिट कर रही थी, पर इंफॉर्मेशन वाज सप्लाइड बाय मिस्टर हॉर्न। तो बोला कि ये गलत है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल किया गया एंड माना गया कि मिस्टर हॉर्न की जो सब्सिडरी कंपनी है ना, वो भी किसके बिहाफ पे काम करी है, गिलफोर्ड मोटर्स के नाम पे काम करी है। तो जो भी प्रॉफिट आया मिस्टर हॉर्न की सब्सिडरी कंपनी को, वो सारा का सारा गिलफोर्ड मोटर्स को पास ऑन किया गया। क्लियर है ना बच्चों। आगे, क्लासेस ऑफ कंपनीज। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हमने कर लिया था बच्चों, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। अब हमें करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। अच्छा बच्चों, मैं 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, विल कंटिन्यू विद द वीडियो, 5 मिनट का आप लोग के लिए ब्रेक है एंड देन विल कंटिन्यू विद द वीडियो।